नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम समझेंगे स्टेट सक्सेशन पार्ट टू। पहले पार्ट में हम लोगों ने डेफिनेशन समझी स्टेट सक्सेशन यानी इस राज्य का उत्तराधिकार और इसके साथ कितने प्रकार के सक्सेशन होते हैं, उत्तराधिकार होते हैं। और आज हम उसके आगे की कहानी समझेंगे कि जो स्टेट सक्सेशन है उसकी थ्योरीज क्या क्या हैं। तो प्रोफेसर डी पी ओकॉनेल ने दिया कि स्टेट सक्सेशन की कई सारी सक्सेशन की थ्योरीज हैं। उनमें से पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के हिसाब से, इस सिद्धांत के अनुसार स्टेट चाहे टूटे बदले या टूटे या बदल जाए उसका आकार, जो इंटरनेशनल पर्सनालिटी है वो समाप्त नहीं होती। यानी स्टेट एक कॉन्टिन्यूस व्यक्ति की तरह है, भले ही उसका नाम, सरकार या क्षेत्र बदल जाए। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए जैसे आपका अपना घर है। आप आपके घर का कोई एक मालिक है जो समय अनुसार बदल जाता है। आपके फिर पिता उसके अधिकारी बनते हैं, फिर आप बनते हैं, फिर आपका बेटा, उसके बाद आपके पोते। लेकिन घर की जो आइडेंटिटी है वो वही रहती है। दीवार वही रहती है, आपके दीवार का गेट वही रहता है, आपका किचन वही रहता है, आपका ड्राइंग रूम वही रहता है। यानी यानी सिर्फ ऑनर का नेम बदल रहा है। इसको इसको कहा गया, समझा गया कि निरंतरता का सिद्धांत। यानी केवल ऑनर बदल रहा है, स्टेट वही का वही है। रियल टाइम एग्जांपल देखें तो रशिया का यूएसएसआर में, जब यूएसएसआर टूटा तो रशिया जो है उसका सक्सेसर बना 1991 में। यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया ने सारी पावर अपने पास रखी, खासकर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट। पुरानी जो उसकी संधियां थी वो एम्बेसीज और एम्बेसीज की प्रॉपर्टी यानी राजनयिक जो थे वो अपने पास रखे। इसके अलावा उसके पास जो कर्ज थे या जो उसने एसेट बनाए थे वो भी अपने पास रखे। तो इस हिसाब से रशिया एक कॉन्टिन्यूइंग स्टेट है इस थ्योरी के हिसाब से। इसी तरह से अब आप ये भी समझिए कि इस थ्योरी की जरूरत क्यों है। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था, तो आपने एग्जाम्पल तो भी देख ही लिया। अब इस थ्योरी के लिए सबसे जरूरी होता है कि इंटरनेशनल लॉ में स्टेबिलिटी पे ही चलता है। यानी अगर बैलेंस बना हुआ है तभी जाकर के इंटरनेशनल लॉ काम करता है। तो ये जो कॉन्टिन्यूटी है वो स्टेबिलिटी लाता है। आप समझिए कि अगर अगर स्टेट जो नया राज्य बना है वो इन सारी चीजों को नहीं मानता, ठीक है, तो क्या होता, जो आपकी संधियां हैं वो टूट जाती, आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो समाप्त हो जाती हैं। आप नई बाउंड्रीज के लिए पहले सीमा रेखा नए बनाते। हो सकता है युद्ध भी होता, हो सकता है आपकी सीमा रेखा घट जाए या बढ़ जाए। आपके ऊपर जो कर्ज है वो सारे खत्म हो जाते। ठीक, आपके जो राजनयिक रिश्ते हैं जिन देशों से आपने बनाए थे वो भी खत्म हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि बार बार कई देश अपने अपने डिमांड करेंगे और उससे इंटरनेशनल लेवल पे अनस्टेबल हो जाएगा पूरे का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और आप समझ लीजिए कि स्टेट की जो आइडेंटिटी है वो नहीं बदलती, सिर्फ लीगल पर्सनालिटी नहीं बदलती। और लीगल पर्सनालिटी जो है, जैसे मैंने कहा, मालिक का नाम बदलता जाता है, मालिक एक रहता है घर का। ठीक, ऐसे ही आपकी दूसरी जो थ्योरी है वो है निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता का सिद्धांत जो है उसका मतलब ये है, ये एक्चुअली में नकारात्मक सिद्धांत है। इसको कहा, सॉरी, नेगेटिव थ्योरी, जो कि नकारात्मक सिद्धांत है। इस थ्योरी के हिसाब से जब भी स्टेट बदलेगा तो उसकी इंटरनेशनल राइट और ऑब्लिगेशंस यानी दायित्व खत्म हो जाते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कोई घर है, जैसे अभी पहले एग्जांपल दिया उसमें पहले मालिक कोई और था, फिर आपके पिता हुए, फिर उसके बाद आप हुए। अब वो पुराने चीजों को नहीं मानता, तो उसके हिसाब से क्या होगा, अब वो नई बाउंड्री बनाएगा, जो जो संधियां थी उनको तोड़ देगा, है ना, ऐसे। तो ये जो नई जितनी भी जो नकारात्मक सिद्धांत है वो किसी भी ट्रीटी, किसी भी कर्ज या पुराने दायित्व से बाध्य नहीं होता। ऐसे होने से क्या होता है कि ये पूरे जो रिश्ते हैं ये सारे रिश्ते नए सिरे से बनाते हैं। तो आसान भाषा में समझें तो जो नकारात्मक सिद्धांत है वो एक तरह से रीसेट बटन है। आपने फोन में देखा होगा, रीसेट कर दीजिए, फैक्ट्री सेटिंग आ गई। या फिर आपने अपने कंप्यूटर या कहीं पर भी रीसेट बटन दबाया और पूरा स्टेट जो है वो उत्तराधिकार रीसेट हो गया। तो उस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। ये कहाँ यूज होता था इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए। पुराने समय जो कॉलोनीज थी, जब उनको आजादी मिलती थी तो वो अपनी संधियां, अपने कर्जे, है ना,
वो सब अपने नए रिलेशन के हिसाब से बनाते थे, इसलिए इसको जो है ये सिद्धांत का नाम दिया हुआ है नकारात्मक सिद्धांत। और इसलिए भी है क्योंकि जो अब की दुनिया में, मतलब आज के करंट सिनारियो में, ये सिद्धांत उतना वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि अब कोई कॉलोनीज नहीं रह गई, कोई उपनिवेशवाद नहीं रह गया है। इसलिए मॉडर्न लॉ जो है इस थ्योरी को रिजेक्ट करता है। तीसरी थ्योरी आती है कि थ्योरी इंपोर्टिंग इंटरनेशनल लॉ, यानी अंतरराष्ट्रीय कानून आधारित सिद्धांत। अब ये थ्योरी कहती है कि जो स्टेट का उत्तराधिकार है उसमें इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आपको पालन करना अनिवार्य होगा। नई स्टेट को वही करना चाहिए जो इंटरनेशनल लॉ के नॉर्म्स और प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये नॉर्म्स और प्रिंसिपल क्या है? जैसे जो आपने ट्रीटी पहले करी थी वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर कंटिन्यू रहेगी, जो संधि आपने पहले करी थी वो कंटिन्यू रहेगी। बाउंड्री एग्रीमेंट जो होंगे, है ना, सीमा विवाद आपका नहीं होगा, आपकी जो सीमा थी पहले से उसी सीमा रेखा में आप उसको मानने, उसी को ही आप मानेंगे और वही आपके ऊपर बाध्य होगा। ऐसे ही ह्यूमन राइट जो है वो भी बाध्य होंगे, बाध्यकारी नीतियां होंगी, वो आप उस नए स्टेट पे लागू होंगी, यानी बाउंड्रीज ट्रीटी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है। अब ये वाला सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? अंतरराष्ट्रीय कानून आधारित सिद्धांत, अगर हर देश अपनी मर्जी से संधियां मानेगा या तोड़ना शुरू कर देगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी है। अब आती है आखिरी थ्योरी, कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट सक्सेशन। कहने का मतलब है कि जो जो कम्युनिस्ट थे उनके हिसाब से थ्योरी कैसे है। तो इसको, इसका सेंट्रल आइडिया जो है, मतलब जो कोर आइडिया है वो ये है कि स्टेट जो होता है वो बदलता है, सक्सेशन के हिसाब से नहीं बदलता है। उत्तराधिकार के हिसाब जो उसको मिल रहा है ना, वो आइडियोलॉजी के बेस पे मिलता है। आइडियोलॉजी मतलब पहले राजा राज करते थे, फिर उसके बाद कोई और राज करने लगा। अब जो है उनको लगता है कि हमें कम्युनिज्म को लेके आना है, और जो गरीब हैं उनको जो गरीब लोग हैं उनको पूरा पूरा शासन देना चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए, अमीरों ने हमेशा लूटा है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसकी वजह से स्टेट का सक्सेशन होता है। ठीक है। तो उसमें उसमें कंडीशन क्या रखते हैं कि जो है ट्रीटी, ये जो ट्रीटीज हैं उस पे हम फोकस नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो टेरिटरीज हैं बदलने से नहीं होता है, ना ही इकोनॉमिक सिस्टम बदलने से होता है, ये होता है आइडियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। एग्जाम्पल के लिए 1917 में रशिया में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, जारिस्ट एम्पायर के के अगेंस्ट, और यूएसएसआर की जो टेरिटरी थी लगभग वही रही, और जो इकोनॉमिक सिस्टम था, जो वो कैपिटलिस्ट थे, वहां से कम्युनिज्म कम्युनिस्ट में हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यानी इसलिए इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो कि नया उत्तराधिकार लेकर के आया। तो अब आप चारों को एक ही बार में अगर रिवाइज करना चाहें, तो जो स्टेट सिर्फ टेरिटरी से नहीं आइडियोलॉजी से बनता है उसको कहा गया कम्युनिस्ट थ्योरी, है ना, यानी रेवोल्यूशन या नई स्टेट पर्सनालिटी बनी। ठीक। और इस थ्योरी में खास चीज ये भी है कि ये आइडियोलॉजिकल सेंटर है, इस आइडियोलॉजिकली सेंट्रिक है, इसलिए इसको ज्यादातर स्वीकार नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं समरी की। तो समरी इसकी कॉन्टिन्यूटी थ्योरी कहती है कि स्टेट की आइडेंटिटी जारी रहेगी। नेगेटिव थ्योरी कहती है कि सब कुछ आप रीसेट कर दो। इंटरनेशनल लॉ की जो थ्योरीज हैं वो कहती हैं बाउंड्रीज, ह्यूमन राइट, वो सब जो और जो संधियां हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी। कम्युनिस्ट थ्योरी कहती है आइडियोलॉजिकल चेंज को उत्तराधिकार माना जाएगा। तो यहां तक हो गया। अब हम समझते हैं कि जो बात आती है क्या मतलब है राइट्स और ड्यूटी ऑफ स्टेट सक्सेशन। तो इसका मतलब है कि जब एक स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो बदलती है, जैसे टेरिटरी दूसरी स्टेट में चली गई या पुरानी स्टेट डिसॉल्व हो गई, तो उस उस स्टेट को जिस अधिकार और दायित्व, जो दायित्व होते हैं, वो नए स्टेट को ट्रांसफर हो जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो जमीन, लोग और यानी पॉपुलेशन, कर्ज या संधियां, सब की ओनरशिप बदल जाती है। ये ऑटोमेटिक तो नहीं होता है, लेकिन इसमें अलग अलग रूल और सिचुएशन अप्लाई होते हैं। ऐसे ही अगर आप बात करें राइट अराइजिंग फ्रॉम स्टेट सक्सेशन, तो कुछ राइट्स हैं जिनको यहाँ मेंशन किया है, टेरिटरी, प्रॉपर्टी, ट्रीटी, रिसोर्सेस, तो ये सारे बदलाव में आते हैं। ठीक है। अ, अगर एग्जाम्पल के लिए आप टेरिटरी की बात करें तो इंडिया में पौंडीचेरी 1962 में
हमारे साथ जुड़ गया, और इससे पहले वो फ्रांस का हिस्सा था। तो ये एक सक्सेशन के बाद हुआ, इंडिया को पूरा अधिकार मिला, उसको पुलिस, कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन सब इंडिया के सुपुर्द हो गए। ठीक। अब हम बात करते हैं एक और बात की, जैसे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का मतलब सरकारी इमारतें, मिलिट्री स्टेशन, रिवर, पोर्ट, ये सारी चीजें वो भी आ जाती हैं। ट्रीटीज, जैसे मैंने पहले बताया है कि संधियां जो पहले लागू थी वही अभी भी लागू हो जाएंगी। रिसोर्सेस का मतलब है गोल्ड रिजर्व, बैंक अकाउंट, नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, और पब्लिक फंड, ये सारे नए में जुड़ जाते हैं। ये सब नए राइट्स में आ जाते हैं। इसके बाद इसके बाद बात करते हैं ड्यूटीज की। ठीक है। अब ड्यूटीज में क्या होता है कि इसमें भी जो पुरानी पुरानी जो ट्रीटीज थी, यानी संधियां थी, वो भी आपका दायित्व बन जाती हैं, आपको उसको पालन करना होगा। तो ओल्ड ट्रीटी जैसे सभी वैसे तो लागू हो जाती हैं, मगर आपको उसको कंटिन्यूएशन में मानना पड़ेगा, बाउंड्री को आपको मानना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स की जो चीजें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी, समुद्र की सीमाएं वो आपको माननी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटीज हैं कि अब आप मानोगे, आप ऐसा नहीं कि नया बना दोगे। ऐसे ही आपके जो कर्ज होंगे वो भी आपको चुकाने पड़ेंगे जो पहले से आपके ऊपर थे। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगी। और इसी के साथ हम आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं, स्टेट सक्सेशन। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अ, तो अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।